गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। मैंने बताया था कि मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा और एक मैराथन लेकर आऊंगा। मैं संडे को आपका मैराथन लेकर आऊंगा और टॉप 60 to 70 क्वेश्चन रहेगा, वो 4 घंटा का क्लास रहेगा। ठीक है, आज मैं 18 to 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इसमें मिक्स क्वेश्चंस है। इसमें ना फिजिक्स है और केमिस्ट्री, सब मिक्स है। फिजिक्स भी मिलेगा इसमें और केमिस्ट्री भी मिलेगा। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है बैलेंसिंग से, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आता है आपका वो बैलेंसिंग से आता है और बैलेंस पर आपको कमांड करना है। तो बैलेंस पे कमांड करने के लिए एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ एटम, इसको बोलते हैं क्या, हमको रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। जब इक्वल होगा तब वो इक्वेशंस आपका बैलेंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं। एल्युमिनियम किसका बोल रहा है बाबू, एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 जो हम थी करेंगे, मिलाएंगे तो क्या देगा, ये देगा Al2O3 प्लस Fe। आयरन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बैलेंसिंग करने के लिए जब हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बैलेंस है। एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 1 है, बैलेंस नहीं है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, सही है सर। Fe2 है, यहां भी Fe2 है, सही है सर। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहां पे आप देखिएगा तो ये भी आपका बैलेंस नहीं है, क्योंकि Fe2 एल्युमिनियम Al3 Fe2O3। अब थर्ड की ओर देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम 3 है, एल्युमिनियम 2 है, ये आपका बैलेंस नहीं है। फोर्थ देखते हैं, एल्युमिनियम 4 है और एल्युमिनियम 2 है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो आपका बैलेंस क्या हो गया सर, बी बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस है, आपका बी बैलेंस है। देखिए क्यों बैलेंस है सर, देखिएगा एल्युमिनियम 2 है यहां पे सर, एल्युमिनियम भी 2 है यहां पे, Fe2 है यहां पे, Fe2 है यहां पे, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। It means number of atoms of the reactant is equal to number of atom in the product. It means the equation is balanced. It means ये क्या है, इक्वेशन आपका बैलेंस है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which pair of solution Which pair of solutions when mixed will produce salt that make the solution neutral? कौन सा पेयर जो सॉल्यूशन जो बनेगा बेस के साथ मिलाएंगे तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा, और वो जो सॉल्ट रहेगा आपका न्यूट्रल रहेगा। इसके पहले मैं जब क्लास लिया था तो आपको बताया था मैं एक चीज, अगर आपका एसिड प्लस बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, अगर आपका एसिड स्ट्रांग है और बेस आपका वीक है, बेस क्या क्या है बाबू, वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। याद रखना, एसिड स्ट्रांग रहेगा, बेस आपका वीक रहेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक, सेकेंड चीज, अगर आपका एसिड वीक है और बेस आपका स्ट्रांग है, बेस क्या है बाबू, स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा। याद रखना, कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कब, जब एसिड मेरा वीक है और बेस मेरा स्ट्रांग है, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और थर्ड देखो, अगर मेरा एसिड स्ट्रांग है और बेस भी मेरा स्ट्रांग है
तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेक द सॉल्यूशन न्यूट्रल, मेक द सॉल्यूशन न्यूट्रल। जब सॉल्यूशन न्यूट्रल बनाना रहेगा बाबू, तो अब देखते हैं हम HCl, HCl मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा है जो बाबू स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और NaOH, NaOH ये भी आपका क्या है बाबू, स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जस्ट बताएं कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो जो सॉल्ट देगा बाबू वो न्यूट्रल देगा। और यही तो पूछ रहा है आपसे कि सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल कब बनेगा। तो आपका HCl भी स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट क्या रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। Which pair of the elements forms the solid alloy where the largest atoms occupies the space between the smaller ones? इसका मतलब क्या पूछ रहा है, विच पेयर जो है वो सॉलिड एलॉय बनाएगा। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉय क्या होता है बाबू, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसको बोलते हैं क्या, हम एलॉय बोलते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, सॉलिड एलॉय पूछ रहा है। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक जो है जब मिलाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड एलॉय बनाएगा। लेकिन ये कॉपर भी तुम्हारा बाबू सेम स्मॉलर साइज का होता है और ये भी आपका स्मॉलर साइज का होता है, तो दोनों मिलकर सॉलिड एलॉय नहीं बनाएगा। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड भी और सिल्वर भी जो होता है बाबू वो भी होता है सेम साइज का होता है। गोल्ड भी आपका सेम साइज का होता है और सिल्वर भी आपका सेम साइज का होता है, तो ये भी आपका नहीं बनाएगा। और लीड टिन भी आपका क्या होता है बाबू, सेम साइज का होता है, तो ये भी आपका सॉलिड एलॉय नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या बच गया सर, आयरन और कार्बन, आयरन और कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या होता है बाबू, कार्बन जो होता है आपका स्मॉलर साइज होता है आपका कंपेयर टू, ये कंपेयर टू आयरन, आयरन के कंपेयर में कार्बन स्मॉलर जब साइज रहेगा, ठीक, तो क्या होगा, लार्जर एटम ऑक्युपाई द स्पेसेस बिटवीन द स्मॉलर वन, लार्जर एटम्स ऑक्युपाई द स्पेसेस बिटवीन स्मॉलर वन। क्यों, कार्बन आपका क्या है, छोटा है, स्मॉलर साइज कंपेयर टू आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which statements correctly describe the properties of member of homologous series? अब होमोलोगस सीरीज पहले कहते हैं, किसको याद रखना, होमोलोगस सीरीज होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, याद रखना, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और जो सक्सेसिव एलिमेंट जो होंगे आपको ग्रुप जो होंगे वो CH2 से आपका डिफर करेगा, CH2 से डिफर करेगा। और एटम कितना नंबर एटम डिफर करेगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन 1 into 2 दैट इज 14 से डिफर करेगा। कितना से, एटम 14 से डिफर करेगा और फंक्शनल ग्रुप CH2 से डिफर करेगा। एक चीज और याद रखना, फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा बाबू आपका सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और ग्रेजुअली चेंज करेगा। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे का एटम्स को बढ़ाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो हम क्या क्या बता दिए होमोलोगस सीरीज में, सक्सेसिव क्या होगा, वो ग्रुप डिफर करेगा CH2 से। दूसरा क्या बताएं, जब ग्रुप डिफर करेगा CH2 से तो मॉलिक्यूलर मास कितना डिफर करेगा, 14U से डिफर करेगा, मॉलिक्यूलर मास आपका 14U से डिफर करेगा। तीसरा क्या बताएं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तीसरा क्या बताएं, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। और चौथा क्या बताएं, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा ग्रेजुअली क्या होगा, चेंज करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर।
दे हैव द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं होता है। दे डिफर बाय द CH2 ग्रुप एंड सो द ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं सर, फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली चेंज करते हैं। दूसरा, दे डिफर बाय द CH2 ग्रुप, यस सर, आपने जस्ट बताया कि CH2 से क्या करेगा, वो डिफर करेगा। एंड सो द ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली चेंज होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जा रहा है, ए गलत हो गया। दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट इन द केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं सर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, तो ये भी गलत हो गया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई 18 U, नहीं सर, डिफर बाई 14 U, डिफर बाई 14 U। क्यों सर, क्योंकि CH2 से जब डिफर करेगा तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 2L, और हाइड्रोजन 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 2L और 2 कितना हो जाएगा, 14 U से डिफर करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why does copper not displaces iron from the iron sulfate solutions? कॉपर जो है नहीं डिस्प्लेस करेगा आयरन सल्फेट से, नॉट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो हम क्यों नहीं करेगा बाबू, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे 20 रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है, कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर एंड आयरन हैव सेम रिएक्टिविटी, नहीं सर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, नहीं सर। आयरन फॉर्म द स्ट्रॉन्ग सल्फेट कंपाउंड, नहीं सर। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When turmeric is exposed to the basic solutions, what is observed and why? सबसे पहले हम टर्मरिक क्या है आपका, आ गया, नेचुरल इंडिकेटर है, क्या है बाबू, नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखना। दूसरा चीज याद रखना, अगर टर्मरिक में हम एसिड मिलाते हैं, अगर टर्मरिक में हम एसिड मिलाते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर टर्मरिक में हम क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग का मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा। क्या रहेगा, येलो रहेगा, ठीक। लेकिन अगर टर्मरिक में हम क्या करते हैं, बेस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, तो इसका चेंज हो जाएगा, आपका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कलर कैसा हो जाएगा बाबू, कलर आपका हो जाएगा नॉर्मली रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, याद रखना। हल देख, आप एक चीज को देखे होगे कि सब्जी उब्जी लग जाता है क्लॉथ्स पे, और उसको जैसे हम साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर का कलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका वो क्या हो गया, बेस हो गया। शॉप में क्या रहता है, बेस रहता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। टर्मरिक टर्न रेड बिकॉज ऑफ नेचुरल डाइज रिएक्ट विद अल्कलीज। सेकेंड, टर्मरिक टर्न येलो, नहीं सर, काटेंगे। टर्मरिक टर्न ब्लू, नहीं सर, कट जाएगा। टर्मरिक टर्न ग्रीन, नहीं। तो ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन को छांटने के लिए समझिए, कोशिश करिए, ठीक। अगर हमको आंसर एक्यूरेट लाना है तो क्या करेंगे, ऑप्शन को छाटेंगे, और ऑप्शन अगर हम छाट देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में छाट दिया, क्यों, क्योंकि टर्मरिक अगर बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका रेड होगा, ठीक है। तो येलो तो होगा नहीं, एसिड मिलाएंगे तब येलो होगा, तो छट गया ऑप्शन। ब्लू तो होगा ही नहीं, और ग्रीन होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A student heats a blue substance in the test tube. It turns black
and a gas is released that turn lime water milky. याद रखना, लाइम वाटर मिल्की. अब हम जानते हैं कौन सा गैस लाइम वाटर मिल्की करता है. अगर वो तो जानते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाबू वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की वे में कन्वर्ट कर देता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड रिएक्शन. तो लाइम वाटर मिल्की जब करेगा तो CO2 गैस रिलीज करेगा. और CO2 गैस किसमें रिलीज कर रहा है, इसमें SO2 कर रहा है, इसमें NO2 कर रहा है, इसमें H2 कर रहा है. तो एक ही ऑप्शन है गैस CO2 रिलीज कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. चलिए असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने. कह रहा था पहला असर्शन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद अ शॉर्ट फ्लेम इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. एकदम सही है. हाइड्रोकार्बन जो होता है बाबू जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करेंगे तो कौन सा फ्लेम देगा, वो आपका शॉर्टी फ्लेम देगा. ठीक है. दूसरा नंबर क्या कर रहा है, इन लिमिटेड ऑक्सीजन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. अगर हाइड्रोकार्बन्स को आप कंप्लीट में करिएगा, हाइड्रोकार्बन्स को आप कंप्लीट हीट दीजिएगा तो वो क्या करेगा, अगर कंप्लीट और ऑक्सीजन उसको पूरा मिलेगा, ऑक्सीजन उसको पूरा मिलेगा तो क्या देगा वो, अगर आपको उसका पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो वो आपका ब्लू फ्लेम देगा. याद रखना, कैसा फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम देगा. याद रखना. और अगर हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने के बाद पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो कैसा फ्लेम देगा, शॉर्टी फ्लेम देगा. कैसा फ्लेम देगा, शॉर्टी फ्लेम देगा. ठीक. बर्न विद अ शॉर्टी फ्लेम इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये येलो देगा. कैसा देगा, येलो फ्लेम देगा. अगर पूरे तरीके से अगर नहीं जलेगा तब, इट मींस पूरे तरीके से अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो येलो फ्लेम देगा. अगर पूरा ऑक्सीजन मिल गया उसको तो क्या देगा, ब्लू फ्लेम देगा. जैसे LPG गैस देखते हैं, CNG देखते हैं, वो पूरे तरीके से उसका ऑक्सीजन मिलता है, वो क्या फ्लेम देता है, आपका ब्लू फ्लेम देता है. तो उसका assertions भी सही है और रीजन भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ assertions and reasons are the true and correct explanation of it. assertions और रीजन दोनों सही है and reason is the correct explanation of A. reason is the correct explanation of A हो जाएगा बाबू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. A student places a magnetic compass at different point around the current carrying a straight conductor and observes the deflection of the needle. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर मैग्नेटिक कंपास, अगर हम कंपास को रखेंगे और करंट पास करेगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा. क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. एट वन पोजीशन द कंपास नीडल शो नो डिफ्लेक्शन. एक पोजीशन पर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा. एंड व्हाट कैन बी द इन्फर्ड अबाउट द पोजीशंस. अब कौन सा पोजीशन होगा जिस पर आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. तो कंपास नीडल इज प्लेस अबव द वायर. अगर ये आपका वायर है और इसके ऊपर अगर हम कंपास नीडल को रखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो ये नहीं हो सकता है. सेकेंड, अ कंपास नीडल इज प्लेस डायरेक्टली बिलो द वायर. अगर वायर के नीचे भी रखेंगे, ये आपका वायर है और नीचे का रखेंगे तो जब करंट पास करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा. थर्ड, कंपास इट इज प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर इन द लाइन विद द करंट. अब देखो ये करंट है और इसी तरीके से अगर हम कंपास नीडल को रख देंगे तो इसी तरीके से अगर कंपास नीडल को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. ठीक. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सनराइज और सनसेट समय
सन जो होता है वो रेडिश अपियर करता है। एकदम सही है सर, लाल अपियर करता है, सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेस ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट कंपेयर टू द नून। नहीं, एक चीज याद रखना, सनराइज और सनसेट समय जो डिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। डिस्टेंस सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सनराइज और सनसेट समय आपका एटमॉस्फेयर में। तो जब डिस्टेंस जब ज्यादा ट्रेवल करेगा बाबू, तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा उसका। जब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ हो जाएगा। और लॉन्गर वेवलेंथ जब होगा तो कैसा देगा, डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो ब्लू लाइट देगा, रेड देगा। कैसा देगा, रेड देगा। जब आपका वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, ये जब वेवलेंथ आपका लॉन्गर होगा तो वायलेट देगा और ब्लू देगा। और शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा बाबू, शॉर्टर वेवलेंथ रहेगा तो क्या देगा, ये रेड देगा। क्या देगा, रेड देगा। क्यों देगा, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ जो ब्लू होगा वो क्या करेगा बाबू, ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे बाय द रेड लाइट। ब्लू लाइट जो होगा वो स्कैटर्ड हट जाएगा, किसके कंपैरिजन में, रेड लाइट के कंपैरिजन में। और रेड लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख के पास आएगा। और जब हमारे आंख के पास आएगा तो जो मेरे आंख के पास जो रिफ्लेक्ट करके जो लाइट आएगा उसी लाइट को हम देखेंगे। तो कैसा लाइट आएगा, रेड लाइट आएगा। और रेड लाइट आने के कारण हम सन को क्या देखते हैं, लाल देखते हैं। कब, सनराइज और सनसेट समय। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया ही। तो इसका क्या हो जाएगा, A is true but R is false। क्या हो जाएगा, A सही है और R क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। Which of the following compound does not undergo the thermal decomposition upon heating? हीट करने के बाद कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज नहीं करता है, कौन सा कंपाउंड डिकम्पोज नहीं करता है। तो सबसे पहले CaCO3, ये Ca प्लस CO2 में डिकम्पोज करेगा। ये किसमें डिकम्पोज करेगा, CaO प्लस CO2 में। ये भी डिकम्पोज आपका करेगा बाबू। ये किसमें डिकम्पोज करेगा, तो ये डिकम्पोज करेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में। ये भी आपका डिकम्पोज करेगा। अब दिमाग लगाओ किसमें डिकम्पोज करेगा, तो ये डिकम्पोज करेगा Ag प्लस NO2 प्लस O2 में डिकम्पोज करेगा। और जो आपका NaCl है ये डिकम्पोज नहीं करेगा। NaCl डिकम्पोज नहीं करेगा बाबू, ये डिकम्पोज नहीं करेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस। अगर सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2CO3 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे बाबू, तो क्या देगा बताइए। ये आपका देगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब कहां पे है देखिए, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ओनली, नहीं सर, क्योंकि साथ में आपका CO2 भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो ये गलत ही हो गया। सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस ऑप्शन नंबर सी में तीनों है, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which metal is the least likely to be found as the free element in the nature? गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है एकदम।
प्लेटिनम और सिल्वर, ये तीनों जो आपका है रिएक्टिविटी सीरीज में जाइएगा तो सबसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तीनों लिस्ट रिएक्टिव में आ जाता है, सबसे नीचे आ जाता है। तो ये फ्री स्टेट में आपको मिल जाएगा, लेकिन सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why are the synthetic detergent preferred over the soap in the hard water? डिटर्जेंट को हार्ड वाटर क्या करा, डिटर्जेंट प्रीफर्ड ओवर अ सोप इन द हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, ये Ca2+ Mg2+ देता है। ये इनसॉल्युबल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। डिटर्जेंट वर्क इन द हार्ड वाटर, डिटर्जेंट नॉर्मली कहां वर्क करता है बाबू, हार्ड वाटर में करता है। अब सॉप डज नॉट वर्क इन द हार्ड वाटर, आपका सॉप जो है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट और बायोडिग्रेडेबल, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। सॉप्स फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर। देखो सॉप क्या फॉर्म करेगा, इनसॉल्युबल करेगा, और जब इनसॉल्युबल करेगा तो क्या होगा, वो वर्क नहीं करेगा। डिटर्जेंट आर चीपर, छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। सॉप एग्जिस्ट नो क्लीनिंग एजेंट इन द सॉफ्ट वाटर, नहीं ये करेगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why is corrosion of iron considered an electrochemical process? देखो आयरन का जो रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, रस्टिंग के लिए आपका वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये जब दोनों चीज मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है। और वो रस्ट क्या रहता है, फेरस ऑक्साइड रहता है, Fe2O3.XH2O। और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है बाबू, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें दोनों रिएक्शन होता है, इसमें दोनों रिएक्शन होता है। तो क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स ओनली ऑक्सीडेशन, नहीं। इट डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन, नहीं। इट अकर ओनली इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, नहीं सर, क्योंकि जब भी वर्क करेगा तो प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट डिफरेंट साइट ऑन द सरफेस। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है बाबू और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A certain metals form an amorphic oxide and react both with the HCl and NaOH. It oxide is used in the lightweight utensils identify the metal। देखिए ये भी आपका एमोफोट्रिक ऑक्साइड है और ये भी एमोफोट्रिक ऑक्साइड है। ठीक, तो एमोफोट्रिक ऑक्साइड पहले कहते हैं किसको, तो एमोफोट्रिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं बाबू जो एसिड के साथ साथ एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं एमोफोट्रिक ऑक्साइड। वो किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, दोनों के साथ जब रिएक्ट करेगा वो कहलाएगा एमोफोट्रिक ऑक्साइड, फोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। इट ऑक्साइड इज यूज इन द लाइट वेट, हल्का होता है यूटेंसिल्स में। तो लीड क्या है आपका, लीड जो है बाबू वो आपका नॉर्मली क्या होता है, हैवी मेटल होता है। ये हैवी मेटल होता है, जिंक भी आपका हैवी मेटल होता है और टीन तो एमोफोट्रिक है ही नहीं है। ठीक, और एल्युमिनियम आपका लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने के कारण क्या करते हैं, यूटेंसिल्स में हम लोग यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एल्डिहाइड ग्रुप पूछ रहा है, ये अल्कोहल ग्रुप है, एसिड हो गया ये, और ये इथर ग्रुप है, क्या बचा, ये एल्डिहाइड बचा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि CH2H5OH, OH जैसी देखे अल्कोहल ग्रुप है, OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, COOH ये जो आपका है थर्ड COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, तो ये एसिड ग्रुप हो जाएगा, और OCH3 ये आपका ईथर ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है, ईथर ग्रुप कहलाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा, CHO, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोथ, अब देखिए ये भी असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द पीएच ऑफ द डिस्टिल वाटर इज ऑलवेज 7 एट 7 डिग्री पे, एट ऑलवेज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है डिस्टिल वाटर का पीएच जो होगा वो 7 होगा, कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों ऐसा होता है सर, डिस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये जो आयोनाइज करता है, क्या करता है बाबू, आयोनाइज करने के बाद इक्वल देता है आपका H प्लस OH आयंस, दोनों इक्वल देता है, ठीक, मतलब ये 25 डिग्री पर जब वो आयोनाइज करेगा तो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस दोनों इक्वल देगा, जब इक्वल देगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल का पीएच मान क्या होता है बाबू, 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड देख लेते हैं, डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल एंड डज नॉट आयोनाइज एट एनी टेम्परेचर, नहीं सर, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल नहीं होता है, ये आयोनाइज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, A is true and R is false। चलिए आपका कंप्लीट हो गया, और एक बात और याद रखिएगा, मैं संडे को आपके लिए मैराथन लेकर आऊंगा और याद करके उस मैराथन को पढ़िएगा, सारा क्वेश्चंस आपका PYQ रहेगा बाबू, आपका सारा क्वेश्चंस PYQ रहेगा, मैं आपके साथ 4 घंटा कंटिन्यू रहूंगा, तो आप भी कोशिश करिए कि 4 घंटा, एक बार 4 घंटा मेरे साथ आप बिता कर तो देखिए, उसके बाद पता चलेगा रिजल्ट में क्या आपका रिस्पॉन्स आता है। आप आंसर देखिएगा, MCQ का चुटकी बजाकर आंसर दीजिएगा, मैं वादा करता हूं आपको। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।